क्या चीज़ है मैम जो आप बहुत समय से प्रयास कर रही हैं कानपुर के अपलिफ्टमेंट के लिए? देखिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो ध्यान में थे और जितना समय काम करते बीता है वो गतिमान होने चाहिए। अगर कोई यंग बच्ची आज राजनीति को एज अ करियर लेना चाहती है, आपका क्या मैसेज होगा उसके लिए? राजनीति ही सेवा है, सेवा ही राजनीति है। जिस तरह के विजन के लिए हम सब आगे बढ़ रहे हैं उसमें हमारी ये आधी आबादी अगर अपनी क्षमताओं का विस्तार नहीं करेगी, उसको समझ करके उसका उपयोग नहीं करेगी, तो जिस विकसित भारत का लक्ष्य हम देख रहे हैं आंखों में सपना, वो विकसित भारत इस आधी आबादी के इस पूर्ण विकसित सोच के बिना पूरा नहीं होगा। क्या बचपन से आपने सोचा था कि आप राजनीति में आएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। नमस्कार दोस्तों, रेनू के साथ दिल से दिल तक में बचपन से हमारे मन में एक नेता की छवि बहुत ही आक्रामक ऐसी वाली होती है, और वो भी महिला नेता। तो हमने सुनी है बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलने वाली, बड़ी बड़ी आंखें करके डराने से लगती हैं। बट हमारी जो नेता हैं, हमारी विधायिका नीलिमा कटियार जी, जिनका सौम्य व्यक्तित्व एक पॉलिटिशियन, एक फीमेल पॉलिटिशियन के समन्वय से बना हुआ है, जो बहुत से कानपुर की महिलाओं के लिए, यूथ के लिए एक आइकन है। मैडम, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत हमारे रेनू के साथ दिल से दिल तक के पॉडकास्ट सीरीज नंबर 2 में। नमस्कार डॉक्टर साहब। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यूजुअली जब हम छोटे थे तो ऐसा कहा जाता था कि फीमेल्स का पॉलिटिक्स में जाना अच्छी बात नहीं है, और मेरी आपकी उम्र कुछ एक सी ही है। मैम, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप श्रीमती प्रेमलता कटियार जी की पुत्री हैं, तो पॉलिटिक्स, राजनीति आपके खून में रही होगी, लेकिन क्या बचपन से आपने सोचा था कि आप राजनीति में आएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीति कभी नहीं सोची जी। और जिस समय पर जो एक एज होती है कि 24 से 30 के बीच में या 35 के बीच में, जिस समय कुछ आदमी का कुछ करने का समय होता है, वो जो समय था, वो समय राजनीति की दृष्टि से वो महिला क्या पुरुष के लिए भी ठीक नहीं समझा जाता था। वो एक सिनेरियो चल रहा था, राजनीति से और व्यवस्थाओं से लोगों का भरोसा उठ चुका था, और राजनीति के माध्यम से व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है या कुछ ठीक हो सकता है, ये लोग विश्वास पूरा छोड़ चुके थे जी। ऐसे समय पर रहा था, तो ये बचपन से बिल्कुल नहीं सोचा था, बचपन से नहीं सोचा था। लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा थी, माँ के कारण परिवार का वातावरण ऐसा था, वो संपर्क में आना हुआ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर राष्ट्र सेविका समिति, जिसके अंदर मातृशक्ति जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनका समाज के अंदर योगदान ऐसे जुड़ता है राष्ट्र सेविका समिति के माध्यम से। तो राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ना हुआ। तो और उससे पहले मतलब 2.5 साल की उम्र में माँ के साथ इमरजेंसी में जेल गए थे। अच्छा। तो एक जो जैसे कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें अंदर हो जाती हैं, तो जेल के अंदर जो उस समय कैदी थे, जो तानाशाही के खिलाफ बातें होती थी, जो अग्रेशन होता था, वो सब चीज़ें उस समय से चली। वो 4 महीने का पीरियड था जी। और वो रहना हुआ। वहाँ से जब लौट कर आए, तब ये सार्वजनिक रूप से कुछ लोग इस प्रकार से किसी विचारधारा की बात को लेकर किसी कारण से, उस समय बहुत समझ में आने की उम्र नहीं थी, जेल के अंदर होते हैं, और जेल के अंदर वो क्या गतिविधियां करते हैं, और अपनी विचारधारा के लिए जो दृढ़ता थी, वो दृढ़ता और वो जो वातावरण था जेल के अंदर का, वो जेल के अंदर का वातावरण
उस समय मुझे आकर्षित किया। माँ बताती है, लौट कर आए तो बार बार वहीं चलने की जिद करते थे। अच्छा। कि वहीं जाना है वापस। यानी कि जेल के अंदर ही आपके अंदर वो बीज रोपित हो चुका था, ये कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं। ये देखिए। और तो आपने आफ्टर मैरिज आई थिंक पॉलिटिक्स ज्वाइन की, या शादी से पहले भी आप? नहीं, विद्यार्थी परिषद, राष्ट्र सेविका समिति, राष्ट्र सेविका समिति, उसके जरिए, और उसके बाद विद्यार्थी परिषद। तो विद्यार्थी परिषद में काम करने का, और ऐसा कहें कि एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता को कैसा होना चाहिए, और जो विचारधारा थी उसका समाज के अंदर व्यवहारिक आप उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो और एक आत्मविश्वास, हाँ, पॉलिटिकली, सोशली, वो आत्मविश्वास, कार्य पद्धति, वैचारिक दृष्टिकोण, इन सारे शब्दों को परिभाषा मुझे जहाँ मिली वो विद्यार्थी परिषद था। तो विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करने के दौरान जीवन क्यों होना चाहिए, समाज के अंदर हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, और राष्ट्रभक्ति क्या होती है, और राष्ट्रभक्ति के लिए जो भाव होता है उस ज्वार को चैनलाइज कैसे कर सकते हैं। और मतलब इसको मैं कहूँगी कि ईश्वर की कृपा हुई कि ऐसे संगठन से, जिसके अंदर युवाओं को नैतिक दृष्टि से मजबूत करके, ये युवा पीढ़ी, जिसको विद्यार्थी परिषद के अंदर लाइन होती है कि जो युवा है वो कल का नहीं आज का नागरिक है जी। और इसलिए उसके विवेक के अंदर वो चेतना किस स्तर की होनी चाहिए, परिवेश से उसका संबंध कितना युवा का होना चाहिए जो विद्यार्थी है, तो वो सारी चीजें उसे प्रभावित करती हैं। इसलिए उन पर उसकी प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए, दृष्टिकोण भी होना चाहिए। तो ये विद्यार्थी जीवन से आ गया। और इसके आने के बाद माँ का स्पष्ट दृष्टिकोण था। विद्यार्थी परिषद एक, क्योंकि सामाजिक संगठन है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन है जी। लेकिन माँ का ये कहना था कि राजनीति के अंदर जाने का निर्णय, वो प्रश्न कभी ऐसा आया नहीं, क्योंकि परिवार ऐसा था, परिवेश ऐसा था, तो तमाम लोग जो भी बात करते थे तो इस तरह की बात करते थे विद्यार्थी परिषद के कारण। लेकिन क्योंकि मैं फिर दोहरा रही हूँ कि उस समय का परिवेश ऐसा नहीं था कि राजनीतिक परिदृश्य से कुछ समाज का भला हो सकता था, इसलिए राजनीति की तरफ तो सोचना ही नहीं था। समाज के लिए कुछ करना है, ये तो वहाँ से विश्वास आ गया था। और यही कारण था कि एक संस्था बनाई, मानसी नाम की स्वयंसेवी संस्था। वो मानसी संस्था के माध्यम से, जिसको कहने में खूब मन भर के काम किया, महिलाओं की जागरूकता को लेकर, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे कानूनी हो, चाहे अन्य अन्य क्षेत्र के अंदर उसके विविध कार्यक्रम जागरूकता के, ये सब हम लोगों ने मानसी के जरिए किए। वो विद्यार्थी परिषद के ही लोग थे आए। लेकिन माँ का स्पष्ट एक दृष्टिकोण था कि राजनीति में जाना है कि नहीं जाना, ये इनका वो परिवार तय करेगा। अच्छा, ओके जी। जाना नहीं जाना वो परिवार तय करेगा। और जाना भी नहीं था, इसलिए उस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। अब ये जो हमने संस्था बनाई मानसी, और इसके माध्यम से जब समाज के अंदर जा कर के बहुत सारी चीज़ों की अनुभूति हुई, और अनुभूति में ये देखा कि सेवा करने का प्रयास कोई स्वयंसेवी संगठन कर सकता है, एक समूह बना सकता है, और बहुत दृढ़ता के साथ, बहुत विश्वास के साथ किसी दिशा में कि हाँ भाई सेवा करेंगे, आपको कुछ बताएंगे, आपकी मदद करेंगे। बहुत महिलाओं को लेकर, बहुत बच्चों को लेकर के हम लोगों ने रिमोट एरियाज में, गाँव के अंदर काम किया, और बहुत मन से काम किया। लेकिन साथ साथ ये महसूस होता गया कि इन सब कामों की मदद करने की एक सीमा है। उसके बाद जो और आवश्यकताएं हैं, वहां पर हमारी मर्यादाएं आ जाती थी। कुछ बड़ा करने के लिए बड़ा पद चाहिए, उस ताकत चाहिए, मदद करनी है तो ये कर रहे हैं, अब समस्या तो उनकी ये है और मदद हम इस क्षेत्र में कर रहे हैं। और वहां से साक्षात्कार उन सब चीजों से बहुत गहराई से हुआ जी। और अपनी विवशता का भी एहसास हुआ कि मदद हम ज्यादा करना चाहते हैं, लेकिन हमारी परिस्थितियां ऐसी नहीं कि हम इनसे ज्यादा केवल देख सकते थे कि हाँ ये परेशानियां हैं और मदद करनी है। तो ये लगा कि कुछ होना चाहिए। फिर ये लगा कि क्षेत्र राजनीति है। फिर ये लगा कि
ये क्षेत्र अगर राजनीति है तो इस क्षेत्र में अगर ऐसा सोचने वाले लोग जाएंगे नहीं तो व्यवस्था परिवर्तन होगा कैसे। और इसके लिए टिप्पणी करने के बजाय स्वयं उसमें जाना चाहिए जी। एक तो ये विषय आया, दूसरा माँ को देखा था, शुरू से देखा था। तो कोई महिला अपनी जिसके लिए मातृत्व की पहचान है, स्त्रीत्व की पहचान है, इन सारी भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए ये किया जा सकता है। इसको बहुत महीन तरीके से घर के अंदर देखा था जी। अपनी परवरिश को समझा था, अपने सब भाई बहनों को देखा था कि कैसे क्वालिटी टाइम क्या होता है जी। कि क्वालिटी टाइम में भी आप पूरा बच्चे को अपने दृष्टिकोण से मोल्ड कर सकते हैं, ज़्यादा समय ना मिले तो भी कर सकते हैं, ये महसूस कर चुके थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है मैम कि अक्सर जो वर्किंग फीमेल्स हैं, किसी भी कामकाजी महिलाएं हैं, उनके सामने ये हमेशा एक चैलेंज आता है कि मैं अपने बच्चे को ठीक से समय दे पा रही हूँ कि नहीं, मैं बच्चे की परवरिश कर पा रही हूँ कि नहीं, संस्कार दे पा रहे हैं कि नहीं, उनका डाइट का ध्यान रख पा रहे हैं कि नहीं। बट डिफरेंट रिसर्चेज और स्टडीज से अब ये प्रूव हो चुका है कि जो वर्किंग मदर्स हैं, आप भी एक एग्जाम्पल है उनका, कि वो बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और सेल्फ सफिशिएंट होते हैं जिनकी माएँ वर्किंग होती हैं, क्योंकि एक तो वो अपनी माँ को देख रहे होते हैं कि वो कितनी हार्ड वर्किंग है, कैसे छोटी छोटी चीज़ों को माइक्रो मैनेज करके चीज़ों को आगे लेके जा रही हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी मदर्स थोड़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर भी होती हैं, तो दोनों ही सब चीज़ों का समन्वय वो देख रहे होते हैं। और वो चीज़ बच्चों के लिए आपको रोल मॉडल होना होता है, आई सपोज, तो वो चीज़ अपने आप ही बच्चों में, नेक्स्ट जनरेशन में आ जाती है। बच्चे वो नहीं करते जो उन्हें हम करने के लिए कहते हैं, वो करते हैं जो देखते हैं। You have to be role model for your children. आपको वो सब करना है उनके सामने। और आप जब एफिशिएंसी से अपनी कई सारी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं तो वो उसका रिस्पेक्ट करते हुए अपने व्यक्तित्व में भी उन चीज़ों को समाहित करते हैं। जैसा कि मैम हम डिस्कशन कर रहे थे इस पॉडकास्ट से पहले कि आपका जो जॉब है वो 24/7 का जॉब है, असीमित है, कोई लिमिट नहीं है उस कार्य की। तो जाहिर सी बात है उसमें जो आप समय देती हैं उसका भी कोई 9 to 5 का जॉब नहीं है, कि रात का नहीं है, कि दिन का नहीं है। आपके लिए कोई सीमा नहीं है कार्य की, और जितने लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इतने सारे लोगों की, समाज की एक्सपेक्टेशंस को लेकर, अपने पॉलिटिकल कैरियर के एक्सपेक्टेशन को लेकर आपने अपनी फैमिली लाइफ को कैसे कैरी फॉरवर्ड किया, कैसे मैनेज की अपने वर्क को, अपनी फैमिली को और अपने आप को भी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जैसा मैंने पहले कहा कि ये संभव है, ये तो मैं माँ से समझ चुकी थी कि ये अच्छे से हो सकता है, तो वो मैंने माँ को बहुत नज़दीक से देखा। दूसरा, ये अकेले मैंने किया ऐसा नहीं है जी, ये पूरी फैमिली लगती है उसमें। हाँ। साथ में अब किसी की सास ये बोले या बच्चों की दादी ये बोले कि समय तो बच्चों का कट रहा है और दादी ये देख रही है। हाँ। और बहू ये काम कर रही है, बजाय उसके बेटे और उसके पोते की तरफ उतना ध्यान देने के। और उसके बाद वो सास ये बोले कि तुम अच्छा काम कर रही हो, दिस इज वंडरफुल। हाँ, तुम अच्छा काम कर रही हो, लोगों की मदद कर रही हो। और इससे उनके चेहरे में ये कहते हुए कि संतोष आए, हाँ, आनंद आए कि मेरी बहू अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल ठीक। तो उनका हमेशा ही एक लाइन रही कि और अच्छे कामों से संतोष और कुछ गलत मैसेज कभी ना जाए। हाँ। ये आग्रह उसके साथ जुड़ा रहा हमेशा। तो अच्छा काम करने का एप्रिसिएशन, तो इसलिए मैं ये बात कह पा रही हूँ। और उनके ही यही विचार, यही संस्कार उनके बेटे में आए कि अगर कुछ सही हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, उसमें उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, उन्हें बैलेंस करना पड़ रहा है, उन्हें मदद करनी पड़ रही है, तो वो मेरी नंद हैं, मेरी जिठानी हैं, मेरे जेठ हैं,
पूरी फैमिली लगती है। मैम, मैं हमेशा कहती हूँ, अपने पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने इस बात पे बहुत जोर दिया कि एक कहावत है कि किसी सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, बट मेरा मानना है कि एक सक्सेसफुल महिला के पीछे पूरे परिवार, पूरे समाज का हाथ होता है। ये बहुत ज़रूरी है। बट ये भी एक हमारे समाज को ये बात समझनी है कि अगर आप एक महिला को उसको पंख देते हैं, उसको ऐसा वातावरण देते हैं कि वो अपने पंख फैला पाए, इस समाज में अच्छे से उड़ पाए, तो आप देखिए कि उसकी उड़ान कितनी ऊंची होती है। मैडम एक उसका नायाब एग्जाम्पल है। मैम, घर में ये बताइए, किसकी चलती है, आपकी कि सर की? सर आईपीएस ऑफिसर है, यू आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बोथ ऑफ यू आर हैविंग इतने इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन पे है, तो किसी ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर बात पे दोनों की समन्वयता रहती हो, कभी ना कभी डिफरेंसेस आते हैं, तो फाइनली किसकी चलती है? ये क्वेश्चन, लेकिन ये बात मैं आपसे शेयर करूं जी कि कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है नहीं। कितनी अच्छी बात है। कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा महसूस नहीं होता। और ये मैं फिर कहूंगी कि जो संस्कार हैं, जो मेरी सासू माँ हैं, वो जो संस्कार हैं जो वहाँ से आ रहे हैं और वो उनके अंदर हैं और उन सब भाई बहनों के अंदर हैं, और वो संस्कार और जो इधर संस्कार हैं, हाँ। वो उनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बहुत ही खूबसूरत समन्वय है मैम। फिर तो एक आइडियल सिचुएशन है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर दो फैमिलीज आपस की जो छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं उसको भूलकर एक परिवार की तरह आगे बढ़ते हैं, किसी भी एक अच्छे ऑब्जेक्टिव के लिए, एक अच्छे एम और गोल के और लिए। एक चीज कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा हो रहा, वहां पर रिस्पेक्ट काम आती है कि कभी कोई ऐसा इशू हुआ तो हमारी रिस्पेक्ट आगे आ जाती है कि जी मुझे रिस्पेक्ट करनी है, और कभी कभी वो कंप्रोमाइज करते हैं कि जी मुझे रिस्पेक्ट करनी है। सुखी सफल दाम्पत्य जीवन का मैम यही एक मूलभूत आधार है। तो ये आ जाता है जब जो ज्यादा ऐसा दिखता है, दूसरा तुरंत रिस्पेक्ट के फॉर्म पे आ जाता है कि जी मुझे तो ये सोच लेना है। बात है मैम समझने की कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। आप एक अच्छे कपल होने के लिए एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स रियली ग्रेट मैम। मैम, कभी किसी ने आपसे कोई ऐसी मांग की हो, आपके किसी वोटर ने, जो आपको सुन के लगा हो कि भाई ये क्या बात कही आपने? कुछ ऐसी मजेदार सी बात या कुछ बहुत ही वियर्ड सी बात हो जिनको सुनकर आप बहुत शॉक में आ गई हो या आप आश्चर्यचकित हो गई हो? नहीं, शॉक नहीं, अजीब वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। अभी कल की बात है, जनार्दन दर्शन कार्यक्रम था, लोग कार्यालय में बैठे हुए थे, सब बातें, तो एक उनको प्रॉब्लम थी, कुछ दिखाना था मेडिकल, तो हमने कहा ठीक है जाइए। तो हमने कहा बात कर ली कि आप जाइए दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वहाँ से वो घर गए कार्यालय से, और इसके बाद जो हस्बैंड थे, उनके पति पत्नी दोनों आए थे, उनका जाने का उस दिन मन नहीं हॉस्पिटल, हाँ। कि आज बात हो गई है तो आज जाने का मन नहीं। तो वाइफ का फोन आया और उसके 2 घंटे बाद कह रहे थे कि ये जा नहीं रहे हैं, तो मुझे ये लगा, और वही बात कर रही थी, कम्युनिकेट वही कर रही थी। हाँ। तो मतलब मुझे ये थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लोगों से कनेक्ट होना, हाँ। और वो अपने हर एक एहसास में हमें महसूस करें अपने साथ, हम लोगों की कोशिश होती है इस क्षेत्र में, लोगों से जुड़ने की कोशिश होती है। वो अपने सारे सुख हो, दुख हो, ज़रूरत हो, कुछ भी हो, वो हमारे साथ शेयर करें। तो उसका मुझे लगा कि मुझे अपने अंदर बहुत अच्छा लगा एक साइड, हाँ। कि इसने ये सोचा कि मैं इनसे बात करूं, इस बात के लिए दीदी की बात मान लेंगे। हाँ तो जी बात हो रही, इनको फोन ये देखो चल नहीं रहा, दीदी बात हो गई, लेकिन ये अभी भी नहीं चल रहा है। तो ये अभी कल ही तो मुझे लगा कि ये कुछ ज्यादा ही, मतलब मेरी शेयरिंग का एक्सपेंशन हो रहा है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है थोड़ा सा। तो ये लगा, ये दिखाता है मैम कि दिल से जब आप कनेक्ट होते हैं लोगों से तो किस तरीके। हमारे प्रोफेशन में मैम ऐसी है, जब हम सामने बैठ के पेशेंट से बात करते हैं तो बातें और जो हिस्ट्री निकल के आती है वो कुछ और होती है, और जब हम कर्टन के पीछे, पर्दे के पीछे जाते हैं
तो हिस्ट्री कुछ और निकल के होती है। और हम लोगों के कभी कभी ट्रीटमेंट में ये भी होता है कि सुनो भाई ऐसा करो, इसको 15 दिन के लिए मायके भेज दो, क्योंकि हमें पीछे से दीदी थोड़ा कह देना हमको मायके भेज दे या दीदी ऐसा कह देना, हाँ, ये अभी ऑपरेशन इतना जरूरी नहीं है, जरा हम मायके से होके आ जाए। तो दीज आर वेरी, हम लोगों का प्रोफेशन की एक बहुत अच्छी चीज है कि हम लोगों से कनेक्ट करते हैं। कभी मैम ऐसा इस प्रोफेशन में आके कभी मन में कोई रिग्रेट हुआ कि ये नहीं करती, अगर आप पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते? देखिए, जो मुझे लगता है कभी भी बात तो अपनी भी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो हमने 20 से 30 साल की उम्र में सोचा, जो निर्णय लिया, जो काम किया, और ये काम केवल ये था कि लोगों की मदद करनी है, एक जो मूल था, और अपनी संवेदनाओं का सम्मान करना कहेंगे, अपनी संवेदनाओं का, कि मेरा ये भाव था कि मुझे लोगों की मदद करनी है, कैसे हम हेल्पफुल, उसी में सार्थकता लग रही थी, किसी और चीज में सार्थकता नहीं लग रही थी जीवन में, कि और कुछ भी करेंगे तो वो क्या करेंगे, हम यही करते रहेंगे कि कोई भी काम कर रहे हैं और पैसा हो रहा है और बच्चे, इतने में जीवन संपूर्ण नहीं लग रहा था, संतुष्टि नहीं हो रही थी। हाँ, दिस वाज द थिंग जो आप करना चाहते। हाँ, ये संतुष्टि नहीं थी। और लोगों की मदद कितनी कर जाएं, किस आयाम तक कर जाएं, कितने प्रकारों से कर जाएं, उस क्रम में सामर्थ्य। और एक बात है कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि उसके पहले हमेशा एक शब्द लगता है कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, राजनीति में आप क्यों आना चाहते हैं। True. हाँ. और जैसे ही ये प्रश्न उपजता है तो राजनीति की दिशा और उस व्यक्ति का पूरा चाल चरित्र, चेहरा उसी में परिभाषित हो जाता है। जी. राजनीति में आने का कारण क्या है? तो राजनीति में आने का कारण वही जो स्वयंसेवी संस्था पहले मानसी, जब विश्वास नहीं था, हाँ, कि इस रास्ते से पे चल के ये जो मेरे अंदर भाव आ रहा है इसको पूर्णता मिलेगी, वो उससे नहीं हो रहा था। हाँ। और जब बाद में ये लगा कि नहीं, कुछ विश्वास जगा, तो ये हुआ कि नहीं, अब इस क्षेत्र के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की बात अगर हम करते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं तो होगा कैसे, तो आना पड़ेगा। तो वो आना पड़ेगा में ये बात आई। तो अब जब ये इसके पहले विचारधारा का था कि जब ये विचारधारा जब सत्ता में नहीं थी, जैसे तो सत्ता में नहीं थे तो विचारधारा की बात थी कि हमारी विचारधारा ही व्यवस्था का नेतृत्व करे, व्यवस्था का संचालन, जिस विचारधारा में हम राजनीतिक दल के अंदर काम कर रहे हैं उसी विचारधारा के प्रकाश में सत्ता की व्यवस्थाएं संचालित होनी चाहिए, ये विश्वास था। और उस विचारधारा को आना चाहिए, ये संघर्ष था, विपक्ष की राजनीति थी। तो जब विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी और जनहित के, लोक कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, अब आज के जो ध्येय है, तो जब एक एक माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी की एक एक योजनाएं जब आ रही हैं, जनहित की आ रही हैं, किसी को हम आयुष्मान का लाभ दे रहे हैं, किसी का प्रधानमंत्री आवास में घर बनवाने में सहायक हो रहे हैं, कभी सौभाग्य में कनेक्शन दे रहे हैं, कभी उज्ज्वला में कनेक्शन दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जिनको जरूरत है, राशन कार्ड है, भोजन है, लेबर कार्ड है, किसी भी जीवन के कष्ट के समय उस जो आवश्यकता वाला व्यक्ति है, वो परिवार है, उसको हम सहायतार्थ उपस्थित हो पा रहे हैं, यही ध्येय था। और इस ध्येय पूर्ति का आनंद प्रतिदिन हो रहा है। बहुत अच्छी बात है मैम। एक चीज बताइए मैम, आपने कानपुर में इतना समय व्यतीत किया है, कानपुर आपकी दिल की धड़कन है, आप कानपुर में धड़कती हैं। ये बताइए ऐसी क्या चीज है, एक लाइन या दो शब्दों में, दो लाइन में बताइए, ऐसी क्या चीज है कानपुर की जो आपको बहुत पसंद है? कानपुर में अपनापन है, कानपुर के लोग भावना प्रधान हैं, एक दूसरे से जब मिलते हैं ना तो ऐसे ही नहीं मिलते जी। कि जी ये इस डिजिग्नेशन से हम मिल रहे हैं, तो एक 3 शब्द है, क्या हाल चाल है। तो कहा क्या हाल चाल है, इससे शुरू होता है। हाँ। अब वो क्या हाल चाल है, तो हैं तो वो इतने से अक्षर, लेकिन वो हृदय को भेद देते हैं, वहां से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये लगता है कि समय हो तो हाल चाल डिस्कस हो। तो ये क्या हाल चाल है, और कानपुर का जो अपनापन है,
और जो प्रैक्टिकल, और कानपुर देखिए जो यहाँ आता है, मेरा तो जन्म यहीं हुआ, लेकिन जो यहाँ आता भी है यहीं का हो जाता है, यहीं का हो जाता है, यहाँ के अपनेपन में घुल जाता है। क्या चीज़ है मैम जो आप बहुत समय से प्रयास कर रही हैं कानपुर के अपलिफ्टमेंट के लिए, और जो आपके बहुत दिल के करीब है वो प्रोजेक्ट, कि आप ये चाहती हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट को कानपुर के लिए फलीभूत करूं, जिससे कि कानपुर और आगे बढ़े हमारा? देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो ध्यान में थे, और जितना समय काम करते बीता है वो गतिमान होने चाहिए। वो सारे प्रोजेक्ट्स देखिए आज गतिमान हो रहे हैं। कानपुर रिंग रोड से कवर्ड होने जा रहा है, हमारा डिफेंस कॉरिडोर है, हमारा फ्रेट कॉरिडोर है, और हमारी मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। और जो जो रिक्वायरमेंट, और हम देखिए आज के दिन में सोचें तो जितने डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं कानपुर वो बनाने जा रहा है, उस फील्ड में है। मसालों, मतलब मैनचेस्टर ऑफ जो बिजनेस की हम लोग बात करते थे कानपुर का, उसके एरियाज बदले हैं। आज स्टार्टअप, अगर कानपुर आईआईटी स्टार्टअप का सेंटर है जी, और ये सारी चीज़ें, और इसी नज़रिए में हम देख सकते हैं कि जो आने वाला कानपुर है वो कैसा होगा। लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन सब बातों के बीच में उसको साथ में चलना चाहिए। अभी जैसे एक सीवर लाइन है, मूलभूत आवश्यकता है, तो सीवर लाइन एक ऐसी आवश्यकता है जो जिसकी संपूर्ति, और मैं समझती हूँ कि सबका अधिकार है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बड़े एरिया के अंदर अभी उससे आच्छादित नहीं है जी। और वो प्रयास मैं लगी हुई हूँ, बहुत जल्द ही वो हमारे सामने होगा कि जो हाउस होल्ड मेट्रो के नीचे है वो सीवर लाइन से भी आच्छादित हो जाए जी, जी। तो अभी ये मिसमैच लगता है, तो ये चीज़ जरूर पूरी होगी। दूसरा एक चीज़ पार्क लगते हैं। हाँ जी। तो हमारे यहाँ के पार्क, और 2022 पोस्ट कोविड पार्क की रिक्वायरमेंट भी बहुत लोगों को हेल्थ के रिगार्डिंग पड़ी थी, तो पार्क हमारे कैसे वो जो सार्थकता को पाएं, ग्रीन भी हो और उनमें ओपन जिम भी हो, फुटपाथ भी हो, सारी चीज़ें हो। तो ये दो चीज़ अभी हमारी काफ़ी कुछ काम उसमें हुआ भी है। कई सारे मैंने 60 से ऊपर पार्क हमने अभी ठीक किए, उसको प्रायोरिटी पर लिया कि पार्क हमारे काम के हों। अभी कल एक पार्क बहुत अच्छा तैयार हो रहा है, वहाँ पर जाना हुआ। मैंने रोज़ कोशिश होती है कि एक पार्क बेहतर हो। तो ये दो चीज़ें हैं कि जो अभी ध्यान में हैं ज़्यादा। That's so wonderful। आज के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में मैम बात करें तो महिलाओं के लिए अगर कोई यंग बच्ची आज राजनीति को एज अ करियर लेना चाहती है, आपका क्या मैसेज होगा उसके लिए? देखिए राजनीति पैशन है, अगर स्वस्थ राजनीति है, क्योंकि राजनीति व्यवस्था का नेतृत्व करने का नाम है, और व्यवस्थाएं दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर व्यवस्थाएं जनहित के लिए होनी चाहिए, लोकहित के लिए होनी चाहिए। तो जनहित और लोकहित, वो जिसके दिमाग में सेवा होगी वरीयता में, राजनीति ही सेवा है, सेवा ही राजनीति है। ये फीलिंग होनी चाहिए, 24/7 सेवा करने का जज्बा होना चाहिए, सेवा करने का जज्बा और होना इतना चाहिए। मेहनती होना चाहिए, मैडम की तरह सौम्य होना चाहिए, सब चीज़ों को बैलेंस कैसे करके चलना है, फैमिली में रिस्पेक्टफुल कैसे रहना है, हर इंसान के साथ, अपने हर वोटर के साथ कैसे आपको दिल से दिल का कनेक्शन करना है। अगर ऐसी ही मन में मंशा है तो ही फिर आप पॉलिटिक्स और राजनीति के लिए आगे बढ़िए। एक लास्ट बढ़िया सा मैसेज मैम अपने कानपुर वासी और यूपी वासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? फॉर आवर यूथ, हमारे युवा लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, आपकी पूरी जनता के लिए जो सब आपको इतना प्यार करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा तो मुझे ये महसूस होता है कि जो बहनें हैं, जो मातृशक्ति है, जिस तरह का माहौल हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है महिलाओं के, उनके अपनी क्षमताओं के विस्तार के लिए। आज वातावरण ऐसा बना है, जो व्यवस्थाएं हैं वो अनुकूल हैं। बिल्कुल। तो मेरा निवेदन, आग्रह
सब होगा मातृशक्ति से जी। कि वो साहस के साथ आगे आए, विश्वास के साथ आगे आए। और जो सबसे बड़ी बात है कि अपने आत्मविश्वास को किसी भी कारण से डिगने ना दें। जिन बातों पर वो विश्वास करती हैं उन विश्वासों पर वो स्वयं के विश्वासों को सदैव दृढ़ता देती रहें, अपने विश्वासों को। और सबसे पहली बात है कि सबसे पहले वो अपने आप को मनुष्य समझे, महिला से पहले। बहुत सुंदर बात बोली है मैम आपने, बहुत सुंदर बात कही। तो सबसे पहले वो मनुष्य समझें स्वयं को, और उसके बाद महिला समझें। वो अपने आप को माँ भी समझें, वो अपने आप को पत्नी भी समझें, अपने आप को बेटी भी समझें, लेकिन सबसे पहले अपने आप को इंसान समझें। और इंसान के बाद क्या, इंसान होने के नाते ये जो पूरी सृष्टि ने उन्हें रचा है, पूरी सृष्टि ने उन्हें बनाया है, तो इस समाज के लिए वो क्या कर रही हैं, ये अपने आप से प्रश्न सदैव करती रहें। एक संतति तो वो दे रही हैं, एक व्यक्तित्व वो समाज को दे रही हैं, पत्नी के रूप में वो योगदान उनका जा रहा है, लेकिन उनके अंदर क्षमताएं ईश्वर ने और भी भरी हैं, सीमित संभावनाएं। उसका विस्तार करें, पहचान करें। क्योंकि ये देखिए, जिस तरह के विजन के लिए हम सब आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारी ये आधी आबादी अगर अपनी क्षमताओं का विस्तार नहीं करेगी, उसको समझ करके उसका उपयोग नहीं करेगी, तो जिस विकसित भारत का लक्ष्य हम देख रहे हैं, आंखों में सपना, वो विकसित भारत इस आधी आबादी के इस पूर्ण विकसित सोच के बिना पूरा नहीं होगा, अपने आप को पूरा समझते हुए पूरा नहीं होगा। और दूसरा एक विषय जुड़ रहा है जो बहुत आवश्यक है। आजकल जो युवा है, युवा जैसे एक हम लोगों की एक व्यवस्था नौकरी को लेकर के, तो एक जो हमारा जो रोजगार है उसको वो केवल नौकरी से समझना, माने इसको मैं ऐसे कहना चाहूंगी, साहस करें। सारी व्यवस्थाएं इस ओर उन्मुख उनको कर रही हैं कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए और उद्यमशीलता की तरफ बढ़ें। सारी व्यवस्थाएं इस ओर प्रेरित कर रही हैं, और विशेष रूप से हमारा कानपुर, यहाँ पर उद्यमिता के तमाम अवसर हैं। हमारे इतने सारे एजुकेशनल, प्रोफेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे, और सपोर्ट है। चाहे हम स्टैंड अप देख लें, स्टार्टअप देख लें, हमारा जो मुद्रा है, ये सारी चीजें जो स्वयं सहायता समूह है उसमें बहनों के लिए है। मैंने सारा जो वातावरण केवल युवाओं के साहस की प्रतीक्षा कर रहा है कि आप साहस के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़िए। व्यवस्थाएं आपको संबलित करेंगी, और उस विश्वास के साथ उद्यमशीलता की तरफ बढ़ते हुए, और क्या उसको सर्विस सीकर ना बन करके सर्विस प्रोवाइडर बने, उस तरफ आगे बढ़ें, और वो हमको और समृद्ध की तरफ ले जाएगा। और जो युवाओं के हाथ हैं, जिनकी उद्यमशीलता पर विकास का पहिया घूमना है, वो उस ओर बढ़ें, उस तरफ आगे जाएं। तो ये जो दोनों सेक्टर हैं, जब अपनी पूरी क्षमता से योगदान करेंगे, तो परिवेश में 2047 में डेफिनेटली इट विल बी द डेवलप्ड कंट्री, जिसका विजन हम सब देख रहे हैं, मोदी जी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी हमारी मैडम नीलिमा कटियार जी, विधायिका कल्याणपुर कानपुर, और इनके इतने सारे रूप, इनकी दिल की बातें आपने सुनी, जिनके हर शब्द से ये उद्गार निकलता है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, एक महिला होने के नाते कैसे समन्वय करना है, और एक युवा होने के नाते कैसे अपने जीवन में स्टार्टअप्स या उद्यमशीलता को लेकर आगे बढ़ना है, जिससे हमारा कानपुर ही नहीं, हमारा प्रदेश और हमारा देश एक विकसित देश के रूप में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचन के हेतु, और आपने इतने बिजी शेड्यूल से अपना समय निकालकर हमारे पास आए और अपने इंस्पायरिंग शब्द और हमारे साथ साझा किए। डॉक्टर साहब, मेरी ओर से भी बहुत धन्यवाद है इस विजनरी सोच के लिए, इस कार्यक्रम के लिए, और ये एक अवसर जो बहनों के लिए उपस्थित हो रहा है, उनको जानकारियाँ साझा करने को मिल रही हैं, और निश्चित रूप से ये सारे कार्यक्रम प्रेरणा की दृष्टि से बहुत आवश्यक होते हैं। थैंक यू सो मच मैम।